नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है और मैंने लगातार रिपोर्ट्स भेजी हैं कि 1 से 7 नवंबर तक हम लोग बिहार में थे। बिहार में हम पटना से शुरू हुए थे, फिर 2 दिन वहाँ रहे, कई नेताओं से मुलाकात की, दरभंगा गए, मुजफ्फरपुर होते हुए और फिर वहाँ से हम पहुँचे पूर्णिया, 2 रात वहाँ भी गुजारी और फिर किशनगंज होते हुए वापस दिल्ली आए। तो क्या है बिहार का लेखा जोखा? आपने कई डिस्पैचेस देखे, नीतीश कुमार पे अलग, तेजस्वी पे अलग, कुछ नेताओं के इंटरव्यूज़ भी, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी, और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ बिहार चुनाव पे मेरा फाइनल लेखा जोखा या आउटकम क्या होने की संभावना है, मेरा क्या निष्कर्ष है इस चुनाव के मुताल्लिक, मेरा क्या आंकलन है और क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, उस पर आपके साथ शेयर करूँगा, संवाद करूँगा। आगे बढ़ूँ दोस्तों और आपको बिहार रिजल्ट्स मेरे अनुसार क्या होने वाले हैं उसके बारे में बताऊं। उससे पहले एक बार आपसे अनुरोध कि प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं बिहार इलेक्शंस की। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स अप इन दी एयर है। दूर से कांटे का चुनाव लग रहा था, पास पहुंच के लगा एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी है, उनको एज है और उसके कुछ कारण लगे। लेकिन फिर जिस तरह से रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ 6 नवंबर को फर्स्ट फेज पे, उसके बाद फिर नए सिरे से आकलन होने शुरू हो गए हैं। नए सिरे से चर्चाओं का दौर हो रहा है कि अगर हाई वोटर टर्नआउट होता है तो वो यूजुअली इनकम्बेंट या जिसकी पार्टी सत्ता में होती है उसके विपरीत जाता है वो मत। एक तरह का वेव इलेक्शन होता है या एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। सरकार के खिलाफ का वोट मानते हैं उसको लोग, बदलाव का वोट मानते हैं। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। क्या ऐसा वाकई हो रहा है या कुछ और है कि आरएसएस वाले काफी सक्रिय हुए, सत्ताधारी पार्टी काफी सक्रिय हुई, बीजेपी का एक पूरा इलेक्शन जो मशीनरी है वो बहुत एक्टिव हुई और उसने ज्यादा लोगों को वोटिंग बूथ्स की तरफ पुश किया और महिलाएं जो माना जा रहा है नीतीश के साथ हैं, खासकर 10,000 रुपये की स्कीम की वजह से, उन्होंने एक्टिव होके पुश किया है और ऊपर किया है वोटर टर्नआउट। ये इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बिहार के वेरिएबल्स की बात करते हैं। वोटर टर्नआउट की मैंने आपसे बात की, जिसकी वजह से दोबारा सारा आकलन, पुनः आकलन हो रहा है, वो कितना सही है या कितना गलत। एक बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भारत में सिफोलॉजी के या इलेक्शनरिंग के जो पंडित या भीष्म पितामह माने जाते हैं, डॉक्टर प्रणॉय रॉय, जो अपना एक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं डिकोडर, उनका ये मानना है, उनके डिकोडर में कुछ ग्राफ्स लगे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अनुसार जब भी हाई वोटर टर्नआउट होता है खासकर बिहार में, और 2010 से लेकर उन्होंने अब तक आंकड़े दिए हैं, तो वो बीजेपी को कम रास आता है, कम सूट करता है बनिस्बत लो वोटर टर्नआउट के। तो लो वोटर टर्नआउट बीजेपी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और उन्होंने उसके आंकड़े भी दिए हैं कि जब लो वोटर टर्नआउट होता है तो बीजेपी उन सीट्स पे जिन पे लो वोटर टर्नआउट होता है कमोबेश 13% ज़्यादा जीतती है हाई वोटर टर्नआउट सीट से, जहां उसकी जीत का परसेंट करीब 1.25% रहता है। तो ये आप ग्राफ देख के भी आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये भी एक व्यू है। उनके कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि बीजेपी सेटबैक पे या बैकफुट पे, उन्होंने बस पास्ट के आंकड़े दिए। तो अब एक एक करके बिंदुओं में बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार इलेक्शंस में एक 2 ध्रुवियों पे या 2 पोल्स हो गए इस इलेक्शंस के। एक है युवा वोट और एक है महिला वोट। अब महिला वोट ट्रेडिशनली बीजेपी एनडीए के साथ रहा है, खासकर नीतीश कुमार की जो पैठ है महिलाओं के बीच में, और जो लगातार नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे वो साइकिल्स है, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे प्रोहिबिशन शराबबंदी है, चाहे अब 10,000 रुपये की उनकी स्कीम है। तो ऐसा लगता है महिलाएं कहीं ज़्यादा नंबर में नीतीश कुमार की तरफ झुकाव है उनका। बिहार के सबसे जाने माने और सम्मानित पत्रकारों में से एक, जो काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पे एनडीटीवी के पर्याय रहे थे और अब डिकोडर का काम देखते हैं, मनीष कुमार, उनके अनुसार ये जो 10,000 रुपये की स्कीम है
वही से एक डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब यही एक मुद्दा है जो इस चुनाव में चल रहा है। सुनिए। यहाँ पर जो महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, तो वही जो आप कह सकते हैं कि तुम मुझे नोट दो, हम तुमको वोट देंगे, उसी के आधार पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इस महिलाओं के 1,60,00,000 से अधिक खाते में जो पैसे गए हैं, जो पेंशन के पैसे बढ़ाए गए, उसके आधार पर नीतीश कुमार की सरकार फिर से सत्ता में वापस आने वाली है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इसके अलावा। युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा उसके सामने गौण हो गए। देखिए, जो युवाओं की नाराजगी है, वो युवाओं की नाराजगी वोट के दिन तक, मतदान के दिन तक वो सस्टेन कर पाएगा, स्टैंड कर पाएगा। और युवा जो होते हैं वो जातियों में भी विभाजित होते हैं। जो महिलाएं हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार में आज की तारीख में अगर आपको पूछे कोई कि सबसे बड़ी जाति कौन है, तो सबसे बड़ी जाति है 10,000। सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो वो है महिलाओं का। तो ये जो 10,000 है, इसने बिहार में खासकर महिलाओं के अंदर जो है जातियां, उसको उसने तोड़ दिया है। और नीतीश कुमार का मुद्दा भी गौण हो गया कि अस्वस्थ है, फिट नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार सड़क पे देखिए, नहीं लग रहा है। जब आपके पॉकेट में पैसा आता है तो ऑटोमेटिक आपका जो गुस्सा है, जिसे हम चुनाव के समय एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो मेल्ट कर जाता है। और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य चूँकि खराब है और वो अभी भी बीजेपी के साथ है, क्यों मैंने आपको यहाँ पर कहा बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी के साथ जब आप रहते हैं तो ऑटोमेटिक जो मीडिया का एक बड़ा जो तबका है, उससे, उसकी स्क्रूटनी से आप बच जाते हैं। सिर्फ इसमें भी एक बिंदु है कि क्या कास्ट की जो अरिथमेटिक है बिहार की, क्या यादव और मुस्लिम महिलाएं भी, जो ट्रेडिशनली ऑपोजिशन महागठबंधन का वोट माना जाता है, वो भी क्या 10,000 रुपए की वजह से बदलेंगी, या 10,000 रुपए की स्कीम की वजह से जो उनका एग्जिस्टिंग वोटिंग बेस है, वोट सपोर्ट बेस है, वही ज़्यादा और मजबूत और दृढ़ हुआ है? ये अगेन एक ऐसा सवाल है जो हमें 14 तारीख को जिसका उत्तर मिलेगा नतीजों वाले दिन। दूसरा कौन है महिलाओं जितना इंपॉर्टेंट? जो दो बड़े ब्लॉक्स हैं इस इलेक्शन में, महिला और युवा। युवाओं में नाराजगी साफ दिखी, वो डिसग्रंटलमेंट है, एक डिसइंचैंटमेंट है, एक रोजगार और अपने भविष्य को लेके हताशा है, और उन्होंने नाराजगी भी लगातार जाहिर की हम लोगों से बातचीत के दौरान। सुमिता शर्मा देवेश्वर एक सीनियर कमेंटेटर हैं एंड चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डेटा के लिए, और उनका बिहार इलेक्शंस के बारे में ये कहना है। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, पर इतना नहीं कि हम कह सकें कि बिहार इज़ प्रोग्रेसिंग। बहुत जगह है जहाँ हमने देखा है कि गरीबी इज स्टिल रैम्पेंट, और लोग बोल रहे हैं कि रोज़गारी नहीं है। सब वो जो 10,000 स्कीम है सरकार की, उसके पीछे हैं। वो भी कह रहे हैं कि आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है सरकार से, पर ये भी है कि नहीं, कुछ आगे जाके कुछ करेंगे तो काफ़ी लग रहा है कि जो सरकार है वही वापस आएगी। तो युवा वर्ग कुछ नाराज, कुंठित, हताश नजर आ रहा है, लेकिन अगेन वही बात जो महिलाओं के संदर्भ में वो युवाओं पे भी लागू होती है। क्या जो नाराज युवा है, अगर वो ट्रेडिशनली आरजेडी या महागठबंधन का वोटर नहीं है, तो क्या वो नीतीश, बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ेगा? आउटलुक के मैनेजिंग एडिटर सतीश पद्मनाभन का भी ये कहना है कि नीतीश कुमार के लिए ग्राउंड पे उनको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई, ग्राउंड पे उनके लिए सिंपैथी है, सद्भावना है। हमें लग रहा था कि वो काफ़ी हेल्थ उनका एक क्वेश्चन मार्क है, और भूल रहे हैं चीज़ें, और ये जो रील्स वगैरह चल रही थी, तो हमें लग रहा था कि लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे आदमी को चुनने का कोई फ़ायदा है, या अपना मत वो वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके हमें लगा कि मैं अब 3 दिन 4 दिन हो गए, हमें बहुत ही कम लोगों ने नीतीश जी के खिलाफ पर्सनली, निजी इसमें खिलाफ कुछ कहा हो। किस एक दो को छोड़ के तो उन सिंपैथी उनकी बहुत ज़्यादा है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है उनके लिए। और मुझे नहीं लगता उनके स्वास्थ्य का इतना कोई यहाँ पे ग्राउंड में इतना कोई क्वेश्चन है। अगेन वी विल नो द आंसर ऑन 14th की होगा क्या। तो महिला और युवा, महिला ज़्यादा नीतीश की तरफ, युवा ज़्यादा नीतीश से नाराज या सरकार से नाराज, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की वजह से। लेकिन क्या ये अपने ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स को ट्रांसेंड करेंगे क्या? क्या ये जाति से उठ के वोट करेंगे क्या? और यही बड़ा सवाल है। और इसी के साथ आते हैं हम जातीय गणित पे, जो सबसे बड़ा एक कोण या एंगल है बिहार चुनाव में और लंबे समय से रहा है
कि काफ़ी कुछ सभी जगह जाति का बोलबाला रहता है भारत में, सभी राज्यों में, लेकिन बिहार में वो कुछ और ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो जिस तरह से बटे हुए हैं दोनों पार्टियों के बीच में, अगर हम सिलसिलेवार उनकी गिनती करें कि भाई फॉरवर्ड कास्ट, फिर कुर्मी, फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड्स, फिर पासवान और दलित, ये सब वोट है एनडीए के साथ, नीतीश के साथ। फिर देखिए आप कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, तो ये सब वोट है एनडीए के साथ, नीतीश, बीजेपी एंड कंपनी। फिर दूसरी तरफ देखिए तो यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, थोड़ा बहुत कांग्रेस का वोट हो गया, सीपीएम का जो लेफ्ट विंग वोट है एक, उसको जोड़ लीजिए, और फिर मल्ला जो उनके साथ पार्टी जुड़ी है, वीआईपी पार्टी, निषाद लोग जो हैं, मल्ला समुदाय जो जुड़ा है, जो मुकेश साहनी के नेतृत्व में, ये सब वोटों की गिनती कर लीजिए एक तरफ। तो ये दोनों मिलजुल के करीब करीब समान से ही पटरी लाइन चलती हुई दिखती है, लेकिन थोड़ा एनडीए आगे दिखती है इस गणित में। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने वोट काटे थे नीतीश कुमार के, कई जगह वो उनके उम्मीदवार खड़े थे, नीतीश कुमार जदयू के उम्मीदवार के सामने। अब की और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों फुल्ली एनडीए में हैं, उनको अपने कोटे की सीट्स मिली हैं, तो वो वोट भी कम पड़ रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से एनडीए को बढ़त नज़र आ रही है। फिर एक कोण हो गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी। अब तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय बिहार के नंबर 1 लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय, सबसे तेज़ तर्रार, सबसे ज़मीन पे उनकी पकड़ पहुंच, उनकी कैंपेनिंग भी सबसे ज़्यादा हो रही है, और इसीलिए आरजेडी नंबर 1 पार्टी भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो पिछले चुनाव में भी थी, और इस बार भी संभावना ये है कि सिंगल लार्जेस्ट शायद आरजेडी पार्टी दोबारा बन जाए, ये देखेंगे हम 14 नवंबर को। लेकिन तेजस्वी जी की सभाओं में बड़ा जोश होता है, उन्माद होता है, पैशन होता है, रिस्पॉन्स होता है लोगों का, और उनकी एक क्लियर कट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन क्या ये डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी उनको विक्ट्री का जो रिबन है उसके पार ले जाएगी क्या, जीत दिलवा देगी क्या? इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली तो काउंटिंग उसी वोटिंग सिस्टम से होनी है, जाति गणित किस तरह से, महिला युवा किस तरह से जा रहे हैं। तो अगेन तेजस्वी के लिए भी बड़ी चुनौती ये है कि जो ट्रेडिशनल वोट है आरजेडी का, क्या वो उसको ट्रांसेंड करते हैं, क्या वो यादव और मुस्लिम के बियॉन्ड जाते हैं, क्या अदर बैकवर्ड कास्ट का वोट तेजस्वी को मिलता है कि नहीं मिलता? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर 14 नवंबर को नतीजों के साथ मिलेगा। लेकिन तेजस्वी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत ही अच्छे जुमलों का या स्लोगन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक तो उनकी लाइन मुझे बहुत ही जमी थी, जिसमें उन्होंने कहा तेजस्वी की जो कहता है वो करता है, जो पहले कहा वो किया, और अब जो कह रहा है वो आगे करेंगे, और तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन ज़बान पक्की है। वो डायलॉग हम सुनवाएंगे भी आपको। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो जिताइएगा ना, और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा ना। हमने जो कहा वो किया है, जो कह रहे वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। बहुत ही पोटेंट डायलॉग लगा मुझे, बहुत ही असरदार। अब कितना उसका असर पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, बिहार के सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बने हुए नेता पिछले 2.5 दशक से। जिस तरफ वो होते हैं उस तरफ की जीत होती है। वो दोनों को, बीजेपी और आरजेडी को, चेक में रखते हैं। बिहार का शक्ति संतुलन का जो तराजू है, एक तरह से उसका बैलेंस हुआ है, उसका बड़ा कांटा हुआ है। तो वो सत्ता किसकी बन रही है इसको डिसाइड करते हैं। तो वो उतने बड़े नेता नहीं है शायद, जन अपील अगर हम देखें या लोकप्रियता देखें, लेकिन निर्णायक नेता बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार हैं, और शायद इस चुनाव में भी रहेंगे। बड़ा सवाल था बिहार जाने से पहले कि उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ, उनकी चुस्ती, उनकी मेंटल फैकल्टीज़ कितनी सही काम कर रही हैं, कितने इफ़ेक्टिव और पोटेंट बने हुए हैं वो सत्ता में। लेकिन हम जब गए वहाँ तो हमें लगा कि ये कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं, कम से कम जनता में इसकी बात नहीं है। फिर एक और कौन है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, नई पार्टी, बहुत तेज़ हवा चली उसकी, जैसे आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेगी। लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगा, या जिस रीजन में हम घूमे वहाँ पे ज़मीन पे उनकी बात हमने करते हुए ज़्यादा लोगों को नहीं सुना। क्या दूसरे रीजन्स में उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है? अजीत कुमार झा, जो बिहार से आने वाले एक वेल नोन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनका कहना है कि ये चुनाव इसलिए थोड़ा अलग हो गया है
क्योंकि यहाँ पे पहली बार एक थर्ड पोल इंट्रोड्यूस हुआ है बिहार की राजनीति में, वो है प्रशांत किशोर। बिहार का पहले का चुनाव हमेशा जाति पे होता था, मान लीजिए ट्रेडिशनली। इस बार का चुनाव जो है वो 2 एक्सिस पे है, जेनरेशनल और मेन वर्सेस वुमेन। तो जो जेनरेशनल है उसमें क्या है कि अंडर 30 अंडर 35 मैसिव चेंज का, यदि उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोले तो वोट फॉर चेंज बोलेंगे, तो वो 2 खेमे में बट रहा है। फॉर तेजस्वी यादव बिकॉज ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा ग्रुप मैं कहूँगा प्रशांत किशोर। अब ये असेस करना कि वो वोट फॉर चेंज कितना जा रहा है प्रशांत किशोर को, मैंने को कह रहा था कि साइज वर्सेस वुमेन में, मेन वर्सेस वुमेन में वुमेन का वोट नीतीश जी के साथ, और मेन का डिवाइडेड है, मेन का डिवाइडेड है, यही मुझे लग रहा है। मतलब दिस मोर इंटरेस्टिंग कैटेगरीज आर दीज टू। तो आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, फिर भी अगर आपको बोलना पड़े तो किसकी सरकार बनती लग रही? अभी यदि रिजल्ट निकल जाए तो बाय डिफॉल्ट मैं कहूँगा एनडीए। इसलिए कहूँगा कि जो मैंने कहा ना कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो डिवाइड हो जा रहा है बिटवीन प्रशांत किशोर एंड तेजस्वी। इफ इट वाज अ स्ट्रेट फाइट, तेजस्वी माइट हैव हैड एन एज। वो किसके वोट काट रहे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन वो डेफिनेटली जो भी वोट लेंगे वो किसी ना किसी दल का नुकसान करेंगे। अब बस ये है कि वो उनको कितना वोट मिलता है और वो वोट किसके कोटे में से आ रहा है, एनडीए के कि महागठबंधन के, किसका वोट काट रहे। कन्वेंशनल थिंकिंग ये है कि एंटी इनकम्बेंसी या सरकार से नाराज जो वोट है उसमें विभाजन होगा, तो कहीं ना कहीं उनको जो वोट मिलेगा वो शायद ऑपोजिशन का मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है क्योंकि वो खुद सवर्ण है और एक अपर कास्ट के अंदर नाराजगी है सिस्टम से, वो वोट प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। तो सीनियर इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला कहते हैं कि उनके अनुसार एनडीए की सरकार रिपीट होगी। मेरे को तो यही लग रहा है कि जो पहले हुआ था रिपीट होगा, मतलब कि एनडीए वापस आएगी। हाँ, दूसरा जो कहानी है वो मेरे मुताबिक कि प्रशांत किशोर कैसे करता है, और दूसरा जो भी प्रशांत किशोर वोट लेगा किससे लेगा, कांग्रेस से लेगा या भाजपा से लेगा या नीतीश से लेगा। अगेन वील नो द आंसर ऑन कि 14 को एग्जैक्टली क्या होगा। उसके साथ साथ ये बात भी तय है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो चाहे नंबर 2 पार्टी हो, लेकिन फिर भी अभी भी ज़मीन पे स्थिति है कि दोनों राष्ट्रीय दल, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो अपने बलबूते पर जीतने की आज तक स्थिति में नहीं है। तो उनको पिगीबैक करना पड़ता है, बीजेपी को पिगीबैक करना पड़ता है नीतीश और दूसरे रीजनल अलाइंस पे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इत्यादि, और कांग्रेस को पिगीबैक करना पड़ता है आरजेडी पर। तो राष्ट्रीय पार्टी अभी तक वहाँ पे पिछलग्गू हैं रीजनल पार्टीज़ के, क्षेत्रीय दलों के। तो ये कुल मिला के सिनेरियो है। मुझे, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि हाई वोटर टर्नआउट ने थोड़ा सा संशय में डाला है, लेकिन कमोबेश में अभी भी उस अपनी विश्लेषण पे, अपनी उस एनालिसिस पे कायम हूँ कि अगर हम कन्वेंशनल ढंग से देखते हैं इस इलेक्शन को, अनलेस कि कोई वेव हो जिसको हम मिस कर रहे हैं, तो क्लियरली एनडीए की एज है। और चूंकि नीतीश कुमार वहाँ पे एक इतने स्थायी फिक्सचर हैं और इतने इम्पॉर्टेंट फिक्सचर हैं कि शायद बीजेपी उनको नाराज़ करना अफोर्ड ही नहीं कर सकती या उनको साइडलाइन करना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो एनडीए को एज है और शायद नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये सब इस डिस्क्लेमर के साथ कि इलेक्शन रिजल्ट्स तो 14 तारीख को आएंगे और कुछ भी सरप्राइज अवश्य हो ही सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स में, और ये हाई वोटर टर्नआउट उन सरप्राइज फैक्टर्स में से एक हो सकता है जब 14 तारीख को नतीजा आए। तो इसी के साथ मैं अपना बिहार का लेखा जोखा यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बिहार से डिस्पैचेस, रिपोर्ट्स, पैकेजेस, इंटरव्यूज़ और ये फाइनल एक एनालिसिस पीस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।